विवेक देबरॉय का निधन हुआ, जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में थे और उसके अध्यक्ष थे, पद्मश्री। लेकिन उसमें जिसकी चर्चा अधिक हो रही है, जो उन्होंने अपनी ऑबिचुरी वो लिख खुद करके लिख के गए गए। और वो इंडियन एक्सप्रेस में छपी। मैं उसका एक तर्जुमा, समरी थोड़ी सी पढ़ देता हूँ, फिर अपन उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। उन्होंने लिखा कि बाहर एक दुनिया है, मेरे ना होने से उसको क्या ही फर्क पड़ेगा। एम्स के कार्डियक केयर सेंटर और एक निजी कमरे में 1 महीने से ज़्यादा समय बिताने के बाद मुझे छुट्टी मिल गई है। मेरे लिए बाहरी दुनिया मेरे कमरे की एक खिड़की के एक हिस्से तक सिमट गई है। मैं बाहर की इमारत पर लगा हुआ एक पाइप देख सकता हूँ, एक बंदर हर सुबह रस्मी तौर पर जिसके ऊपर चढ़ता है। जैसा उनका लेख पढ़ करके प्रतीत होता है, उनकी पत्नी सुपर्णा के अलावा हरीश नाम का एक सज्जन है जो आखिर के दिनों में उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो वो लिखते हैं कि चीज़ें हरीश से कमोड लाने की दरख्वास्त तक महदूद हो गई हैं। कभी कभी बिस्तर तक गंदा हो जाता है। शर्म और विनम्रता के पैमानों से इतर कहा जाए तो बस मांस का एक टुकड़ा बिस्तर पर पसरा हुआ है। कभी कभी व्हीलचेयर या अस्पताल की ट्रॉली में खिले हुए धूप, हरे पेड़ों पर चहचहाते पक्षियों और भीड़ भाड़ के बीच से गुजरते हुए मुझे एक इमारत से दूसरी इमारत ले जाया जाता है। बाहर एक ऐसी दुनिया है जिसका खुद में एक अस्तित्व है। मेरे ना होने से उस दुनिया को क्या ही फर्क पड़ेगा। उसके बाद वो कहते हैं कि 70 साल की उम्र में अगर मेरा निधन होता है तो उसको अपूरणीय क्षति कहना कितना ठीक होगा। और विचारों के बवंडर के बीच में वे एक पल को ये सब सोचना छोड़ देते हैं। कहते हैं ये सब सोचना बहुत कठिन है, बहुत जटिल है। उनकी मृत्यु से किस तरह की क्षति होगी, ये सवाल वो खुद से भी करते हैं। वो लिखते हैं कि ये कोई सामाजिक क्षति नहीं है, बहुत ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, निजी क्षति मुमकिन है, लेकिन किसके लिए? मेरे बेटे स्नातक के बाद विदेश चले गए, अब वे भारतीय से ज़्यादा अमेरिकी हैं। सुपर्णा ही को व्यक्तिगत नुकसान होगा, ये किसी और के लिए मायने नहीं रखता। तो ये मतलब ये अपनी मृत्यु के 4 या 5 दिन पहले संभवतः उन्होंने अपनी ऑबिचुरी चार लिखी। दिन 5 दिन हाँ, पहले। और कई लोगों ने ऐसा कहा कि वो देख पाए और समय पर लिख पाए इस बारे में। इसने जो आप कहते हैं ना, रिलेटेबल बना दिया बहुत। जो ये लाइफस्टाइल है जिसमें एक व्यक्ति पद्मश्री से सम्मानित रहा, प्रधानमंत्री के लिए काम किया, प्रधानमंत्री ने उनके जाने पर ट्वीट किया तस्वीर लगा करके, वो व्यक्ति भी जीवन के आखिरी दौर में हमारे समय की पैदा की हुई सामाजिकताओं में उलझा हुआ और उनके सामने बेबस, अपनी उम्र के सामने बेबस, प्रकृति के सामने बेबस नज़र आ रहा है। और वो अपने उद्गार, अपने अपने जटिल इमोशंस को जिस तरह से व्यक्त कर रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि पड़ोस में हमारे बगल में कोई अंकल रहते होंगे तो वो भी शायद इन्हीं चीज़ों से होकर के गुजरे होंगे जिनसे ये पद्मश्री व्यक्ति होकर के गुजरा। पढ़ करके आपको इसमें मतलब ये लगा कि ये मतलब इस ऑबिचुरी को, स्वयं लिखी गई ऑबिचुरी को पढ़ करके कुछ मतलब सैडनेस टाइप का फील आया आपको कि नहीं, दिस इज सैड? आई डोंट नो एग्जैक्टली उसको सैडनेस बोलते कहेंगे हैं या या नहीं, नहीं? हाँ। और उसके लिए जर्मन में कोई शब्द होगा। हाँ, मिक्स ऑफ मैनी थिंग्स है वो। हाँ, पर वो चूंकि उस व्यक्ति को मैं बहुत एडमायर करता था, कारण कि वो इकोनॉमिस्ट थे, संस्कृत के विद्वान हो गए, और उन्होंने एक तरह से जिम्मेदारी ले ली कि संस्कृत की जो ग्रंथ हैं हाँ। उसको अंग्रेजी में मैं ट्रांसलेट करूं। ये सब भी किया। हाँ। प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्रियों को सलाह दी, और वो लिमरिक भी लिखते थे रोज, जो छपता था, है ना। तो आप लिमरिक को ना पोएट्री में बहुत इज्जत के साथ नहीं देखा जाता, उसको कोई हाई आर्ट नहीं मानता, उसको कोई पोएट्री भी बहुत लोग नहीं मानते, साहित्य नहीं मानते। पर इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो लिखते रहे। वो रोज लिमरिक भी लिखते थे, कॉलम्स भी लिखते थे, दुनिया भर के लोगों को सलाह भी देते थे, संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद भी कर रहे थे, अन्य किताबें भी लिख रहे थे, किताबों के विमोचन में भी जा रहे थे। बहुत जीवंत आदमी थे, आदर्श टाइप के आदमी। उनका वो लिखा हुआ, बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे,
पर उनका वो खुद के बारे में अपने अनुभव का लिखा हुआ वह व्यक्ति जो कि कृप शायद मृत्यु को सामने से देख रहा था और बेबस नहीं था, इनफैक्ट निर्भीक था। और निर्भीक भी नहीं कहूंगा मैं, ये अननेसेसरी करेज वाली जो बात होती है ना, ब्रेवरी वाली, वो भी बेकार है। हाँ मतलब वो ये एक्नॉलेज तो कर, मतलब अपने आप को वो मांस का लोथड़ा, और तो वो मैटर ऑफ फैक्ट, हाँ मतलब यस। वही सच है। हाँ तो उसको समझना, ये भी समझना कि हमारे जो रिश्ते हैं उसकी क्या क्या हदें हैं। बेटा बेटी हैं तो बाहर हैं, और उनकी जिंदगी अब अलग है, आ जाएंगे। उन्होंने लिखा भी कि फोन कॉल पे कभी कभी आ जाते थे, अभी अंतिम संस्कार में हो सकता है आ जाएं, लिखा था ऐसा उन्होंने। ऐसा ही होता है, लोग बोलते नहीं है ऐसा, पर उन्होंने एक्सेप्ट किया चीजों को। आई थिंक एक्सेप्ट भी नहीं बोलेंगे, एक्सेप्ट शब्द भी नहीं है, एकदम मैटर ऑफ फैक्टली कि दिस इज हाउ इट इज। आप अपने अपने संबंधों को, अपने अपने जीवन, उन्होंने ये भी कहा कि भाई मेरे चले जाने से कोई अपूर्णीय क्षति नहीं होने वाली। होगी क्या, ये डिबेटेबल चीजें हैं। आपको लोगों को लगता है कि भाई फलाना चले गए तो वो अब हु विल फिल हिज शूज, है ना, वो क्या बोलते हैं, वैक्यूम छोड़ के चले गए, ऐसा होता रहता है। इन्होंने उसको बहुत लाइटली लिया है। तो पूरा जो उन्होंने जो लिखा है, जो एक्सप्रेस ने छापा उनकी मृत्यु के बाद, वो अद्भुत एक्सपीरियंस इसलिए भी था कि उसमें एक बहुत हेवी लाइटनेस थी, बहुत हल्के तरह से भारी पड़ रहा था हम पर पढ़कर। तो एक वो अद्भुत एक्सपीरियंस रहेगा वो पढ़ना। जबकि आप उसको पढ़े ना, तो उसमें कोई भाषाई कौशल दिखाने की कोई आग्रह नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल लेमन लैंग्वेज की तरह उन्होंने नहीं, लिखा है। सीन्स भी बहुत सिंपल हैं। जैसे चिड़िया अगर चहचहा रही है, जो उन्होंने मेंशन किया है ना कि हरियाली है, तो वैसे ही लिख दिया है, उसमें कोई मेटाफर खोजने की कोशिश नहीं है, बट वो हिट करता है ऐसे। हाँ, उसमें कोशिश कुछ भी नहीं है। हाँ बेहतरीन बात यही है कि वो शायद उतनी शक्ति भी नहीं होगी उनमें उस वक्त कि वो सोचने, उसमें कोई शक्ति ढूंढने का प्रयास करें, पर उन्होंने जैसे अपने आप को व्यक्त किया। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाना, और मृत्यु के बारे में, खास करके स्वयं की मृत्यु के बारे में इतनी सहजता से और पूरे उसके भौतिकता को हाँ सामने रखकर ये बता दिया कि इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। और हम ये कभी नहीं सोचते कि डेथ इज पार्ट ऑफ लाइफ। हमको लगता है कि लाइफ अलग है और डेथ अलग है। सिर्फ वही कि इट इज एज नेचुरल एज बीइंग बॉर्न। जन्म लिया, जितना नैसर्गिक वो है उतना ही नैसर्गिक है मृत्यु का हो जाना। बहुत पहले ना, मैं एक कस्बे में रहता था, शाहबाद उसका नाम है, रामपुर ज़िले में। वहाँ पे एक फ़कीर आता था, उसके हाथ में वैसा एक झुंझुना होता था जो बच्चों का नहीं होता, जिसमें बीच में पकड़ने की जगह होती है और दोनों तरफ गोल गोल बने हुए हैं और अंदर उसमें चीज़ें बजने वाले की। तो वो जो गाता था, उसका मुझे सिर्फ इतना ही याद है, उसकी एक लाइन ये थी कि ये है जीवन और ये है मौत, और वो बजाता था, ये है जीवन और ये है मौत। वही इट्स कनेक्टेड, मतलब अलग नहीं है, दूसरा यंत्र नहीं है, वो एक ही यंत्र में है। एक लाइन है जिंदगी और मौत के बीच में, कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, सबको चखना है मौत का मजा। कुल्लू नफ्सिन, मेरा नाम है इसमें, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। जायकतुल मौत, जायकतुल मौत, ये आयत है। हर जिंदा चीज को मौत की मजा चखना है। चखना है। हमने 3 ताल में कहा था कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, 3 होते हैं, जीवन के 3 पहलू होते हैं। सिक्के का पहला साइड, टेल जो है, वो जन्म है, और
दूसरा साइड हेड, हाँ, हेड जो है वो मौत है। जो बीच में है पतला सा। आप वही जी रहे हैं। जीवन है वो। ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा। मैं कभी भी इससे बिल्कुल नहीं घबराता हूं कि जॉन एलिया ने कहा था कि कितने दिलकश हूं मैं, हाँ हाँ, क्या सितम है कि क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। जाएंगे। ये दिस आइडिया दैट इट विल हैपन एज नेचुरली, मैं नहीं मरूंगा तो कोई जन्म कैसे लेगा, ये भी जरूरी है। दूसरा बात, कोई मानने को तैयार ही नहीं है। इसके चलते दुनिया में इतने रिलीजन पैदा हो गए। अगर मृत्यु नहीं होती तो कोई रिलीजन, कोई ईश्वर की आराधना नहीं होने वाली थी इस दुनिया पे। ये सब जितनी आइडिया आया ना कि किसने बनाया, कौन पालनहार है, कुछ नहीं होता। सिर्फ एक ही सवाल था, कोई मर गया तो लोगों को लगा कि अबे वो है किधर गया। तो एक्सप्लेनेशन नहीं था लोगों के पास। तो लोगों ने कहा, चूंकि वो कौन पूछता है, नियर एंड डियर वंस पूछते हैं ना कि कहाँ चले गए। तो उनको कि नहीं वो अच्छी जगह गए। उनको ढाढ़स, heaven भरोसा knows। दिलाया हाँ, गया। नहीं, इससे बेटर जगह पे है। बच्चे ने सिर्फ ये नहीं पूछ लिया अगर बेटर है तो हम क्यों नहीं चल रहे। पर उसके बाद से चले गए। उसके बाद से डिस्क्रिप्शन शुरू हो गया कि ये वहां जाना है। तो फिर हुआ कि नहीं सब चले जाएंगे तो वो अच्छा कैसे लगेगा। फिर हुआ कि नहीं हम लोग जाएंगे, वो लोग नहीं जाएंगे। समझ रहे हो ना। तो फिर ये हो गया। तो फिर उसके बाद से झगड़ा शुरू हो गया। फिर अलग धर्म बनाए। और यहीं पे एक दूसरे को भेज रहे। सारा लफड़ा सिर्फ एक ही घटना का है, मृत्यु। कुत्ता भी मरता है, कौवा भी मरता है, शेर भी मरता है, डायनासोर तो रहे ही नहीं। लेकिन एक मृत्यु ने जो है ना नाच नचा रखा है, और मर के कोई वापस नहीं आया। आप इकलौती हैं दुनिया में जिसने ऐसे पहाड़ छुए और ऐसी गहराइयाँ कि आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। मेरा 4 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन जोड़ने के वो बाद भी। है। पहाड़ चढ़ने से दुगना कठिन समंदर है। यहाँ आप मिनट में मरते हो, वहाँ आप सेकंड में मरते हो। मेरे पास है, मेरा क्लाइंट ऊपर मर गया है, उसका सिलेंडर है, आधा बचा है, चेंज करो। अंजलि कुलकर्णी जी का डेथ होने के बाद बचा हुआ सिलेंडर मुझे कैंप 3 कैंप 4 के बीच जो लाकपा दाई ने चेंज किया, वो मुझको मिला था। दाई ने बताया कि एक फ्रेंच क्लाइंबर था, इसकी 2 दिन पहले डेथ हुई है, तो उसके हारने से उसकी डेड बॉडी से तिरछी लगी हुई थी। बैग उसके चेहरे पे रखा हुआ था, उसकी मुंडी तिरछी थी। वैसे लग रहा था कि वो हमें देख रहा है। मरने से पहले कैसा फील होता है, तो हमें पता चल गया था मुझे उन कुछ सेकंड में। ये मौत से पंजा भिड़ाने की जो जिजीविषा है, ये कहाँ से आई? मतलब क्यों आपको शौक है कि किसी दिन कोई करतब करते हुए जान चली जाए?